ज्योग्राफी सीरीज में उसी चैप्टर में आगे क ख ग और घ श्रेणियों में कुछ चैप्टर्स डिवाइड हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा उसी में प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना है मृदा के बारे में। किसके बारे में? मृदा को इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं बेटा? मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी हमारे किस काम में आती है? बताओ, मिट्टी हमारे किस काम में आती है? फसलों को उगाने में, और भी ईंट बनाने में। उसके बाद वो कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के घड़े ओड़े बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधों को उगाने में, सब में तो किसकी जरूरत है? मिट्टी। मिट्टी किसको बोलते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं इसके सबसे ऊपर क्या है? मिट्टी ही तो है, नहीं है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय? नवीकरणीय। कैसा है? नवीकरणीय। मिट्टी का निर्माण होता है समय के साथ, ताप के साथ, मौसम परिवर्तन के साथ, इन सब के साथ मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी एक कैसी संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। संसाधन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति हमें होती है। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और किस किस क्षेत्र में विस्तृत है, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं मिट्टी के बारे में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है, जिसमें कई खनिज पदार्थ विद्यमान रहते हैं। साथ ही यह पेड़ पौधे तथा फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है बेटा, महत्वपूर्ण है। उसके बाद लिखेंगे मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है। मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है। इरेज करो, मृदा एक नवीकरणीय। अब हम देखेंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और मिट्टी आखिर बनती किस प्रकार से है। तो चट्टानों के टूटने से, बालू और सिल्ट वगैरह के मिलने से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। मिट्टी बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए भूगोलविद जो जियोग्राफी के जानकार है वो कहते हैं कि मिट्टी की प्रोसेस काफ़ी स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि तुमने आज बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया तो 10 दिन में ही वो भर के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं, बहुत समय लगता है, लंबी प्रोसेस है इसके बनने के पीछे। अब हम देखेंगे मिट्टी के प्रकार को। मिट्टी के प्रकार, तो आपके किताब में मिट्टी के 6 प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन और क्लासिफाई किया है तो मिट्टी 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो मिट्टी 8 प्रकार की होती है। पहले मिट्टियों के नाम लिख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी तथा 8वां हो जाएगा क्षारीय मिट्टी। और लाल मिट्टी को पीली मिट्टी के नाम से भी। ये आपके 8 प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं
मिट्टियों के बारे में। अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये 8 प्रकार आप याद रखेंगे, इरेज कर दो। मिट्टी में पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है बेटा? यहाँ 2 शब्द है, अगर इस शब्द को पहचान लेगा तो मिट्टी के क्लासिफिकेशन को भी पहचान लेगा। देखो यहाँ लिखा है जल लोढ़, यहाँ क्या लिखा है इतना पढ़ो बस। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ ढ लिखा है ना, ढ का मतलब ढोना समझ लो, ढ का मतलब। तो जल जो मिट्टी ढो के लाती है उसे कौन सी मिट्टी बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। किसके द्वारा आती है? जल के द्वारा। जल के द्वारा जो मिट्टी बनती है या मिट्टी का बहाव होता है या मिट्टी एक जगह पे इकट्ठा की जाती है उसे ही कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। तो अक्सर जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों के जल के द्वारा लाई जाती है। किसके द्वारा? नदी का जो पानी आता है ना, इसके अंदर कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। नदी के पानी में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अरे जल से कोई भी मिट्टी बनेगी तो क्या नाम देंगे? जलोढ़। क्या नाम देंगे? जलोढ़। तो जल से बनने वाली मृदा क्या होगी? जलोढ़। मतलब जलों के द्वारा जो मृदा लेके आई जाती है उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक का नाम है बांगर, एक का नाम है खादर। क्या नाम है? बांगर और खादर। बांगर क्या है? देखो बाढ़ आता है किसी क्षेत्र में, तो बाढ़ आती है तो बाढ़ में क्या आता है? जल का पानी आता है कि नहीं? सॉरी, नदी का पानी आता है कि नहीं? बाढ़ में क्या आता है? नदी का पानी आता है। तो नदी के पानी में कौन सी मिट्टी? तो जब नदी का पानी इस सरफेस से होकर गुजरता है, इस खेत से होकर जाता है, तो होता क्या है, उसमें जो मिट्टियाँ रहती है वो धीरे धीरे इस खेत के ऊपर बैठ जाती है। तो जो पहले से मिट्टी चली आ रही है उस मिट्टी पे एक नई परत बन गई कि नहीं बनी? नहीं समझा? जैसे मान के चलो ये खेत था और इसके ऊपर ये पानी बहना शुरू कर दिया, तो पानी के अंदर जो भी मिट्टी के कण होंगे वो कहाँ बैठेंगे? ज़मीन पे। कुछ दिन के बाद ये पानी हो जाएगा क्या? समाप्त। लेकिन ये मिट्टी यहीं पे बैठ गई है कि नहीं? ये जो एक्स्ट्रा लेयर बन गया ये कौन सी मिट्टी बनी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनी? जलोढ़ मिट्टी। जब ताज़ा ताज़ा मिट्टी रहे ना जलोढ़ वाली तो बोलेंगे खादर है। क्या है? ताज़ा ताज़ा है तो क्या है? और वही मिट्टी कुछ दिन पुरानी हो जाए तो क्या बोल देंगे? बांगर है। जैसे अभी हमारे यहाँ बाढ़ आया था, साल 2 साल पहले बाढ़ आया था, तो साल 2 साल पहले बाढ़ आया तो सभी खेत में पानी पहुँच गया था नदी वाला, तो सभी खेत में कौन सी मिट्टी बन गई होगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? एकदम नया नया बाढ़ आया था तो कौन सी जलोढ़ में? खादर। इसीलिए इस बार खेतों में उपज कैसी होगी? अच्छी उपज होगी। खादर का मतलब ये है अच्छी उपज के लिए प्रसिद्ध है। खादर का मतलब क्या है? अच्छी उपज होगी। ठीक है, अब यही मान के चलो कि कंटिन्यू हम उसमें अनाज उगाए जा रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरता घटेगी कि बढ़ेगी? क्या होगी? एक एक खेत में बार बार अनाज उगा रहा है तो मिट्टी की उर्वरता घटती है कि बढ़ती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। तो जब घटेगी तो खादर धीरे धीरे किस में बदलना चालू कर देगा? बांगर में। 5 साल 6 साल 10 साल तक अगर बाढ़ का पानी फिर से नहीं आता है तो वो खादर कैसी बन चुकी होगी? बांगर। कैसी बन चुकी होगी? लेकिन अभी भी कौन सी मिट्टी है? वो है तो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि किसके द्वारा लाई गई थी? नदी के जल के द्वारा लाई गई थी, इसीलिए वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? बांगर और खादर। बांगर को बोलते हैं पुरानी जलोढ़। बांगर को क्या बोलेंगे? खादर को क्या बोलेंगे? नवीन जलोढ़। नवीन या नई जलोढ़। अभी तुरंत बाढ़ आ जाएगा तो कौन सी मिट्टी बनेगी? 10 साल तक बाढ़ नहीं आए तो कौन सी मिट्टी बांगर में बदल जाती है? खादर मिट्टी किस में बदल जाती है? बांगर में बदल जाती है। कौन सी उपजाऊ है? खादर की बांगर? जो नया है उपजाऊ है और धीरे धीरे उसके उपजाऊपन में क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। दूसरी बात पूछा जाए, जो 8 मिट्टी के प्रकार हम लिखे थे, 8 मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें सबसे ज़्यादा खेती हो, कौन सी? यही जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल तक के गंगा का क्या है? प्रवाह है। गंगा नदी उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक जाती है। तो गंगा नदी एक चौड़ी नदी तंत्र है, उसमें भी क्या है कि बहुत सारी नदियां गंगा में आकर मिलती है। इस कारण से जो भारत का ये जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसको इरेज करो तो।
इंडिया का पोर्शन हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यहाँ से बेटा नदी निकलती है गंगा और इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये नदी है गंगा, ढेर सारी नदियाँ इसमें आके ऊपर से इस प्रकार से नीचे से भी आके मिलती है। ये गंगा नदी हो गया। अब इधर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ये आके गंगा में मिल जाती है बांग्लादेश में। कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में। उसके बाद इधर से एक नदी जाती है सिंधु, इसमें 5 नदियाँ आके मिलती है, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चिनाब। यहाँ से निकलती है गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे कावेरी। ठीक है, मुख्यतः इन नदियों, और भी नदियाँ हैं लेकिन इसको देखो। तो मैंने क्या कहा, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वहाँ कैसी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जल के द्वारा ढो के लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। तो बताओ, ये भारत का जो हिस्सा है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? यहाँ कौन सी पाई जाएगी? यहाँ। इससे समझ में आया कि जहाँ जहाँ नदी फ्लो कर रही है वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। स्ट्रेट बैठो, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो थोड़ा नदियों का नाम बताओ तो। यहाँ पे कौन सी मिट्टी? बताओ जल्दी, मिट्टी बताओ। इधर ये सब। तो जहाँ जहाँ नदियों का विस्तार है वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? खादर और, इसको इरेज करो प्रिंस, फिर लिख। अब हम लिखने जा रहे हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। सबसे पहला डिफिनीशन होगा, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है बेटा? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा कहलाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा का विस्तार है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा मिलती है? तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र के तटीय क्षेत्रों में, साथ ही राजस्थान एवं गुजरात में भी एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। पतली पत्ती के रूप में विस्तृत है। उसके बाद लिखेंगे, दक्षिण भारत में गोदावरी और बोलो कौन कौन सी नदियाँ? कृष्णा तथा कावेरी नदियों के आसपास भी किसका विस्तार है बेटा? जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मृदा का विस्तार है। उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, चूना तथा पोटास की मात्रा अत्यधिक होती है,
जिस कारण से यह मृदा उपजाऊ मृदा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बेटा? पहला लिखेंगे बांगर और दूसरा खादर। बांगर में हम लिखेंगे पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। खादर में लिखेंगे नवीन या नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। बस अब हम पढ़ेंगे काली मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं काली मिट्टी। बेटा नाम से ही क्या लिखा है? काली। कैसी होगी? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक सॉइल। कैसी सॉइल? तो जिसका रंग काला हो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट लावा के चट्टानों से हुआ है। कैसे हुआ है? लावा क्या होता है? ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जलता हुआ लावा निकलता है जो ऊपर आके ठंडा होता है, जिससे पर्वत या पठार का निर्माण होता है। उसी के निक्षेपण से, उसी के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पूछा जाए कि कौन ऐसी मिट्टी है जिसमें जितना पानी डालो सोख लेगी और हमेशा उसको पानी को पकड़ कर रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी अत्यधिक पानी सोखने की क्षमता रखती है। जैसे हमारे यहाँ पानी डाल दोगे, कुछ देर तक सोखेगी, फिर ऊपर बहना चालू कर देगी और फिर यहाँ पे धूप वगैरह होगा तो सूख जाएगी। लेकिन काली मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता होती है। अच्छा, कभी तुम लोग देखा है नाली क्या? वो जो चापाकल होता है उसके आसपास के क्षेत्र में कीचड़ सा एक जमाव हो जाता, नहीं देखा है? जो चापाकल होता है और उसके आसपास में काला काला सा मिट्टी नहीं बन जाता है, उस काले काले सी मिट्टी में देखना हमेशा गीलापन रहेगा। देखा है कभी? वो गीलापन क्या है? उसी प्रकार की होती है काली मिट्टी। अब मुझे बताओ, जब गीला रहेगा तो उसको जुताई कर पाना आसान है कि मुश्किल? आसान है। उसमें ट्रैक्टर चल पाएगा जल्दी? सूखा की जुताई करना आसान है कि गीले की? इसीलिए इस मिट्टी को जोतने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और जब मौसम गर्मी वाला हो जाता है, शुष्क हो जाता है, तो इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है। मिट्टी में कभी दरार देखा है? अभी खेतों में जाकर देखना, कई जगह ऐसे दरार सा पड़ा रहता है। उसी प्रकार से काली मिट्टी में भी दरार पड़ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा एक फसल उगाया जाता है जिसे बोलते हैं कपास। क्या बोलते हैं? कपास को इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन। क्या बोलते हैं? कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो सूती कपड़े बनते हैं वो कपास से बनते हैं। सूती कपड़े कपास से बनते हैं। तो पूछा जाएगा कपास सबसे अधिक कहाँ उगता है? काली मिट्टी में। क से काली, क से कपास। इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में बोले तो ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। बेसाल्ट लावा चट्टान का विस्तार जिस राज्य में है उसी राज्य में काली मिट्टी का भी विस्तार है। तो काली मिट्टी का विस्तार अक्सर देखा जाता है कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन जो भी ये नीचे के राज्य हैं, यहाँ से नीचे काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। हमारे यहाँ काली मिट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो काली मिट्टी समझ में आ गई, तो इसको लिख लेते हैं। काली मिट्टी काले रंग की होती है, जिसमें एल्यूमिनियम तथा लौह अयस्क की मात्रा होने के कारण इस मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है। इसीलिए
इसीलिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं बेटा? काली कपास मिट्टी। क्या बोलेंगे? काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इरेज करो। तो काली कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं हम लोग इसे। उसके बाद लिखेंगे काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ बेटा? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी है। कर्नाटक इत्यादि राज्यों में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, जिससे, देखो तो नीचे विजुअल है, जिससे इसमें चिकनापन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि काली मिट्टी में केवल कपास ही होता है, काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास होता है, ये कह सकते हैं। उसके बाद गन्ना, चावल की भी खेती इस मिट्टी में हम आराम से कर सकते हैं। तो काली मिट्टी में इतना ही। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा क्या है? लाल एवं जिस क्षेत्र में बारिश कम हो, बारिश को मापते हैं सेंटीमीटर में। किसमें? तो 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहां पे हो, वैसे क्षेत्रों में लाल या पीली मिट्टी का विस्तार होता है। कैसा विस्तार होता है? लाल या पीली मिट्टी का। कहाँ पे? कम वर्षा की ज्यादा वर्षा में? कम वर्षा में। लाल मिट्टी लाल कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है बेटा। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। लौह अयस्क। क्या होता है? लौह अयस्क। कभी देखा है जंग लगता है किसी भी लोहे के पदार्थ पे जब जंग लगता है तो उसको छूने पे हाथ में कैसा कलर आता है? लाल कलर। कैसा कलर आता है? लाल कलर। इसी प्रकार से लोहे की मात्रा इस मिट्टी में ज़्यादा होने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? लाल कलर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? लाल मिट्टी। उसी लाल मिट्टी में अगर पानी डाल दें तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी जलयोजन के बाद कैसी दिखाई देती है? पीले की तरह दिखाई देती है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है। प्रायद्वीप के बारे में बताया था ना मैंने, जो 3 साइड से जल से घिरा उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और चारों ओर से जल से गिर जाए तो द्वीप। चारों ओर से गिरे तो द्वीप, और 3 क्षेत्र से गिरे तो प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका विस्तार प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दक्षिण और पूर्वी भाग में ज़्यादा है। उसके बाद इसकी उपजाऊ जलोढ़ और काली मिट्टी से कम है, क्योंकि यहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो ये कम उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इसमें उर्वरक का प्रयोग करके हम इसे उपजाऊ बना सकते हैं। उर्वरक क्या होता है समझता है ना? डाई, यूरिया, पोटास, खादर का प्रयोग करके इसे हम उपजाऊ बना के इसमें खेती कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर दो। लिखेंगे लाल मिट्टी का निर्माण 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इसमें जलोढ़ एवं काली मिट्टी से उपजाऊपन कम होता है कि ज़्यादा? कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कौन पेन बजा रहा है बेटा? रुक जाओ। लाल मिट्टी का विस्तार
प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है। लाल मिट्टी का विस्तार प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, जिसमें उर्वरक डालकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता, मिटाओ तो, इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। लाल मिट्टी का रंग लाल लौह अयस्क के कारण होता है, लौह अयस्क के कारण होता है तथा जलयोजन के बाद ये कैसे कलर की हो जाती है? यह पीले रंग की हो जाती है। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया 3 मिट्टियों के बारे में। कल की क्लास में इस मिट्टी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? कितने नंबर की? 4 तो कल पढ़ चुके थे ना, कि 3? तो ठीक है, 4th पढ़ेंगे, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी या मृदा। देखो, ये लेटेराइट शब्द, ये जो लेटेराइट है वो बना है लेटर शब्द से। किससे? लेटर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। अपने यहाँ ईंट देखे हो? किस कलर का होता है? हल्का लाल कलर का होता है। तो रेड कलर का ईंट होता है और वो काफ़ी कठोर होता है। कैसी ईंटें होती हैं? कठोर ईंटें होती हैं। इस कारण से लेटेराइट मिट्टी को भी माना जाता है कि ये काफ़ी कठोर होती है। बेटा, अत्यधिक तापमान और सूखा पड़ने से कई बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे मिट्टी के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है उर्वरक की क्षमता को बढ़ाए रखने में। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे, चलो जल्दी, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि दलहनी फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो उर्वरता क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन को ग्रहण करने की उनमें क्षमता होती है और होल्ड करके रखते हैं नाइट्रोजन को। तो लेटेराइट किस शब्द से बना है? लेटर शब्द से। लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट। मतलब लेटेराइट मिट्टी किसके जैसी होती है? ईंट के जैसी होती है, कठोर। अब बताओ, हम कह दें कि ईंट बिछा देते हैं, तो ईंट पे कौन सा फसल उगा दोगे तुम लोग? कोई भी फसल उगाने में बहुत मुश्किल आ जाएगी। इसीलिए, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत कम। पानी की मात्रा लेटेराइट मिट्टी में काफ़ी कम होती है और शुष्क मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। प्लस लेटेराइट मिट्टी अभी मैंने बताया किस रंग की होती है? लाल रंग की। किस रंग की? लाल। तो लाल रंग किसके कारण आता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। कहीं भी लाल रंग की बात कर दी जाए तो उसमें लोहे की मात्रा जरूर पहुंच जाएगी। लाल रंग किसी भी मटेरियल में बात की जाए तो किसकी मात्रा होगी? लोहे की। लाल रंग होता ही किसके कारण है? इसमें लोहे के अयस्क के कारण। लोहे के अयस्क के कारण। अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं और अयस्क होता है, इसी से लोहे का निर्माण होता है। तो जिसमें लोहे की मात्रा बनी रहेगी उसमें उसका रंग कैसे हो जाएगा? लाल। देखा नहीं, कल ही बता रहा था, जंग लगने पे हाथ में कौन सा कलर आता है? रेड कलर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेटेराइट मिट्टी जो है लेटर शब्द से बनी हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, और वो कठोर मिट्टी होती है जिसमें खेती करना मुश्किल होता है। लेकिन अत्यधिक पानी दे दिया जाए, बहुत सारे खाद दे दिए जाए तो इसमें खेती करना संभव हो जाता है। और हम देखेंगे कि तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में ऐसी मिट्टियों में काजू की खेती की जाती है। किसकी खेती? काजू की। इसको इरेज करो, लिखेंगे। तो अब हम लोग लेटेराइट मिट्टी को लिख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी लेटर शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? ईंट होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस मिट्टी में जल की मात्रा काफ़ी कम होती है।
तथा यह लाल रंग की होती है। ब्लू से लिख दे रहे हैं, थोड़ा ये फीका चल रहा है। लाल रंग किसके कारण होता है बेटा? लौ अयस्क, इंग्लिश में बोलेंगे आयरन ऑक्साइड। कैसे? लौ अयस्क के कारण होता है। इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल, असम इत्यादि के क्षेत्र में है। उर्वरक तथा दिख रहा है, देखो तो, जल का प्रयोग कर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता, नीचे दिखेगा, बनाया जा सकता है। इरेज करो थोड़ा। तो लेटेराइट मिट्टी के बाद हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। कितना, 5वां था ना? मरुस्थलीय मृदा। मृदा और मिट्टी में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा का क्या मतलब है? कि जितने भी जगह मरुस्थल का विस्तार है, जहां कई लंबे समयों से अत्यधिक बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, सूखे का माहौल है, ऐसे क्षेत्र में मरुस्थल का विकास होता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में ही किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी। जैसे हमारा राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। ऐसे मरुस्थलीय मिट्टी में बहुत कम अनाजें उगाई जाती हैं, फिर भी गेहूं, बाजरा और तिलहन, जिसमें तोड़ा और सरसों आता है, ये सब उगाया जा सकता है मरुस्थलीय मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः भारत के पश्चिमी छोर पर पाई जाती है, खासकर राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में। इस मिट्टी में बाजरा, गेहूं एवं तिलहन में क्या क्या आ जाएगा? सारी चीज़ें आ जाएंगी जो तेल का उत्पादन होता है, एवं तिलहन की खेती की जाती है। लंबे समय से शुष्क पड़े क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी का विस्तार होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में। अब पर्वतीय मिट्टी को देख लेते हैं। कितना नंबर हो जाएगा? 6ठा। पर्वतीय मृदा नाम से ही स्पष्ट है, कहाँ पाई जाएगी? पर्वतों के ऊपर। थोड़ी सी पृथ्वी से ऊपर हम जाएंगे, हाइट्स के ऊपर, तो वहाँ पर्वतों का विस्तार होता है और पर्वतों के ऊपर इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? पर्वतीय मिट्टी। कभी चाय का बागान देखे हो? अरे ऐसे नहीं देखे होगे, कहीं न्यूज़ में, फिल्म में या फोटो में देखे होगे ना, पर्वत के ऊपर पूरी खेती होती है चाय का। तो वो चाय की खेती किसी मिट्टी पे तो होती होगी ना? कैसी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। कैसी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। क्लियर है? देखो तो, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी लिखते हैं। पर्वतों के ऊपर पाई जाने वाली मिट्टियाँ पर्वतीय मिट्टी कहलाती है।
इसका विस्तार हिमालय, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट में हुआ है। इस मिट्टी में चाय एवं कॉफ़ी की खेती होती है। इरेज करो। लवणीय मृदा, जिसमें लवण की मात्रा अधिक हो, कैसी मृदा है? क्षार का मात्रा अधिक हो तो जिस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक हो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। तथा क्षारीय में लिखेंगे जिस मिट्टी में क्षार की मात्रा अधिक हो उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। तो ये रहा आपके पूरे 8 मृदा के प्रकार। अब 2-3 बातें हैं, देख के इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो मृदा के क्लासिफिकेशन के बाद जैसे हम लोगों ने संसाधन को पढ़ा था, संसाधन को बचाने के तरीके को भी पढ़ा था, उसी प्रकार से मृदा को पढ़ने के बाद मृदा को बचाने के तरीकों को भी पढ़ेंगे। तो लिखेंगे भू संचरण या संरक्षण। भू संरक्षण, देखो हमारी जो मिट्टी है वो अधिकांश खेती करने के लिए उपयुक्त होती है। अब खेती करने वाली मिट्टी जो होती है वो किस प्रकार से उसमें कमी आ सकती है, कैसे कैसे खेतों की संख्या में कमी आ सकती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला बात ये कि अदल बदल कर अगर हम फसलों को नहीं उगाएंगे तब भी हमारे मिट्टी में उर्वरता की क्षमता कम हो जाती है। जैसे अगर कंटिन्यूअसली एक ही खेती में केवल गेहूं, चावल यही सब बोया जाता है तो उसमें क्या होगी, उर्वरता की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। और मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अगर कमी आ गई तो मान के चलो कि किसी भी फसल को उगाने में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। तो फिर हम नाइट्रोजन को कैसे उस मिट्टी में वापस से डालेंगे? या तो हम बाहर से खाद लेकर क्या कर दें, छिड़क दें। लेकिन रासायनिक खाद छिड़कने से एंड्रीज नामक एक खाद है, एंड्रीज नामक खाद से मेढक की प्रजातियां नष्ट होती है। किसकी? मेंढक की प्रजातियां नष्ट हो जाती है। तो हमने देखा कि एंड्रीज नामक अगर रसायन खाद का प्रयोग करेंगे तो किसकी प्रजाति नष्ट होती है? मेंढक की प्रजाति नष्ट होती है। अच्छा बताओ, मेंढक के खत्म हो जाने से हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? मेंढक नहीं रहेंगे तो हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े रहो। मेंढक नहीं रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर? हाँ एकदम सही बोला। देखो बेटा, मेंढक जो होते हैं छोटे छोटे कीटों को क्या करते हैं? खाते हैं। छोटे छोटे कीटों को खाकर मेंढक उनका पाचन करते हैं। वहीं छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो फसलों को नष्ट करते हैं। अगर मेंढक की संख्या में कमी आ जाएगी तो किसकी संख्या बढ़ जाएगी? कीटों की संख्या बढ़ जाएगी। और कीटाणुओं की संख्या बढ़ने से फसल क्या होने लगेंगे? नष्ट होना चालू हो जाएंगे। तो देखा, एंड्रीज नामक खाद का प्रयोग करने से कौन नष्ट हो रहा है? मेंढक। तो रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके लिए जैविक खाद का प्रयोग कीजिए। बैठ जाओ। जैविक का अर्थ क्या होता है? गोबर से बने हुए खाद। तो गोबर से बने हुए खाद से किसी को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रासायनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये तो एक प्रकार हो गया कि किस प्रकार से। अब बताओ, नाइट्रोजन किस प्रकार से हम दोबारा वायुमंडल से खींचकर पृथ्वी की जड़ों में ला सकते हैं? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होते हैं हमारे दलहनी फसल। कौन? दलहनी फसल। जितने भी दाल वाले फसल है ना, उनके अंदर ये गुण होता है कि वो नाइट्रोजन को वायुमंडल से खींचकर पृथ्वी में स्टोर करते हैं। ठीक है। दलहनी फसल में कौन कौन सा आ सकता है? अरहर, मसूर, मूंग,
चना, मटर, ये सब क्या है? दलहनी फसलें हैं। तो दलहनी फसलों में क्या होता है? नाइट्रोजन को गेन करने की क्षमता होती है। इसीलिए सजेशन दिया जाता है कि 1 साल 2 साल अन्य फसल रोपने के बाद अपने खेत में कैसा फसल रोप दो? दाल की फसल रोपिए, ताकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाए, उस खेत की उर्वरता फिर से क्या हो जाए? इंक्रीज कर जाए, ताकि नए खाद तेजी से पैदा हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि अधिक सिंचाई भी कई बार खतरनाक हो जाती है। अधिक सिंचाई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे इतना ज़्यादा सिंचाई किया गया है खेतों में कि वहाँ की मिट्टी उत्पादन क्षमता क्या हो गई है? कम हो गई है। अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है कि पानी के नीचे मिट्टी के नीचे एक पानी का लेयर बन जाता है, जिसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। वाटर लॉगिंग जल संक्रांतता करके कुछ होता है हिंदी में। ये इसका अर्थ क्या है कि मिट्टी के नीचे किसका जमा हो जाना? पानी का जमा हो जाना। अब कोई भी तुम इसमें बीज या खाद डालोगे, वो पानी उसको क्या कर देगा? सड़ा देगा। क्या कर देगा? सड़ा देगा। कई बार नहरों के आसपास देखते हो मिट्टी हमेशा दलदली बनी रहती है। नहर के आसपास वाले क्षेत्र में देखना, मिट्टी हमेशा दलदली बनी रहेगी, काला काला बना रहेगा, उसमें पाँक या कीचड़ रहता है। वो पाँक और कुछ नहीं बल्कि पानी का क्या है? जमाव है। उसमें कोई भी चीज़ डालोगे, जड़ उसकी क्या हो जाएंगी? सड़ जाएंगी। तो इससे भी क्या होगा? खेती की उर्वरता क्या होती है? कम होती है। इस प्रकार से हमें मिट्टी को बचाना चाहिए, कम से कम रसायन का प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो थोड़ी 2 बातें 3 बातें लिख लेंगे, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आसान हो जाएंगी। भूमि निम्नीकरण के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जैसे कोयला निकालना है तो कहाँ मिलेगा? जमीन के नीचे। तो हम क्या कर देते हैं? जमीन को खोद देते हैं, कोयला निकाल देते हैं, लेकिन वो जो खोदा हुआ भाग है उसको भरते नहीं है, उसको भरते नहीं, वो गड्ढा छोड़ देते हैं। तो वो क्या हो गया? भूमि निम्नीकरण। भूमि का कम होना ही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण। तो पहला लिखेंगे खानों की खुदाई करने के बाद उसे खुला छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से भूमि निम्नीकरण होता है। दूसरा लिखेंगे अधिक सिंचाई से वाटर लॉगिंग, जल क्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इरेज कर दो। अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग भी भूमि निम्नीकरण का एक कारण है। एंड्रीन नामक रासायनिक खाद मेंढक के प्रजनन पर रोक लगाता है, जिससे मेंढक की संख्या में कमी आती है तथा कीटों की संख्या क्या हो जाती है? कीटों की संख्या बढ़ जाती है। तो आज हमने
मृदा या मिट्टी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके क्लास के लिए हो सकते हैं हमने डिस्कस कर लिया। कल की क्लास में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।